हेलो दोस्तों, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे थे। आज हम लोग कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए हमारा क्रोमियम है, इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, मतलब इसमें 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको जैसे मैंने सिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले sp फिर sdp लिख लेंगे और यहाँ डी पे आके 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 24 इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट सेल का है, ये दोनों सेकेंड सेल का है, ये थर्ड सेल का है, ये फोर्थ सेल का है, लेकिन डी है तो उसके लिए 4-1 यानी कि थर्ड सेल का ये होगा। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, इस एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पी में 6 इलेक्ट्रॉन, इस एस में 2, 20 इलेक्ट्रॉन हो गया है और 4 यहाँ। तो इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं sp sd और यहाँ पे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और यहाँ 4-1 यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे आके चेंज हो जाता है। यहाँ पे 4s1d5 इस तरह से हो जाता है। उसी तरह से अगर कॉपर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, मतलब इसमें 29 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसको अगर हम लोग उसी तरह से फिल करें जिस तरह से हम लोगों ने सीखा था sp sdp, यहाँ पे डी तक ही हो जाएगा, पी का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि 29 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस तरह से हम लोगों ने सीखा था उस हिसाब से 2 2 6 2 6 2 और यहाँ पे 9 क्योंकि 29 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। लेकिन ये हमारा गलत हो जाता है। इसका कुछ यूं होता है sp sd, यहाँ तक तो सेम है। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल और ये थर्ड सेल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज है, उसी तरह से यहाँ भी चेंज है। अब ये चेंज क्यों है इसको हम लोग समझेंगे कि 4s2 3d4 ना लिख के 4s1 3d5 क्यों हुआ। ये क्रोमियम के केस में ये ना लिख के ये क्यों लिखा गया, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरने के क्रम में जो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आने वाला था एस में, उसको हम लोगों ने उठा के डी में भेज दिया है। तो यहाँ पे 4s में 1 इलेक्ट्रॉन कम रह गया और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से उठा के हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भेज दिया, क्योंकि यहाँ पे n+l अगर लगाएं तो 4 + 0 और यहाँ पे 3 + 2, यानी कि ये जो 5 ऑर्बिटल है ये हायर एनर्जी पे है, ये लोअर एनर्जी। यहाँ से उठा के जब इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज रहे होंगे तो एनर्जी देना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये जो हमारा है 5 ऑर्बिटल ये हायर एनर्जी पे है, तो यहाँ पे एनर्जी देना पड़ रहा होगा। और वो जो एनर्जी हम लोगों को देना पड़ रहा होगा उसी एनर्जी का नाम एक्साइटेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी देने से तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, क्योंकि जब भी सिस्टम को स्टेबल होना होता है ना तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, तो फिर ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम जो है वो स्टेबल हो जाता है जब ये कुछ यूं कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। अब ये क्यों स्टेबल हो जाता है इसको समझेंगे। फिलहाल ये समझिए कि डी में हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे, अभी 5 है, तो इसको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे इस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरना था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन हमने एक डी में भेज दिया है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ एक्साइटेशन एनर्जी दिया है। एनर्जी दिया है मतलब हम लोगों ने सिस्टम को अनस्टेबल किया है अभी तक, लेकिन ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हुआ है। कैसे स्टेबल हुआ है, ये एक्साइट कराने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, ये अब हम लोग समझेंगे। अब देखिए एक्साइट करने से पहले हमारे पास ये अरेंजमेंट था 3d4, और एक्साइट करने के बाद हमारे पास ये अरेंजमेंट हो गया 3d5। अब आपको पता है कि ये 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे हैं, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल ही बोलते हैं। उसी तरह से ये 5 ऑर्बिटल भी सेम एनर्जी पे हैं। तो ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। यूं ये इसके जगह पे आ जाता है, ये इसके जगह पे, फिर ये इसके जगह पे आ जाता है, ये इसके जगह पे, इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कितनी बार एक्सचेंज हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन एक बार इसके जगह पे जा सकता है, जब ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से फिर ये इसके जगह पे भी जा सकता है,
ये यहाँ आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और फिर ये यहाँ भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये 3 एक्सचेंज हो सकता है। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को देखिए तो ये यहाँ आ सकता है, फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ सकता है और ये यहाँ। तो यहाँ पे टोटल 2 एक्सचेंज हो सकता है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन का हो चुका। अब इसका देखिए ये यहाँ आ सकता है और ये यहाँ, यानी कि टोटल 1 एक्सचेंज। तो इन तीनों को मिला दीजिए तो 3 + 2 + 1 ये टोटल 6 होगा। इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज या फिर टोटल एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो ये टोटल 6 एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ काम कर रहे होते हैं और इससे एनर्जी रिलीज होता है। इसको हम लोग एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी का नाम है एक्सचेंज एनर्जी। अब जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और आप जानते ही हैं कि एनर्जी रिलीज होने से सिस्टम स्टेबल होता है। तो अब देखिए एक्साइट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये देखिए एक बार यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है, एक बार यहाँ से एक्सचेंज हो सकता है, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, यानी कि टोटल 4 एक्सचेंज यहाँ पे और फिर 1 2 3 एक्सचेंज यहाँ से और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का हो चुका। अब ये 2 एक्सचेंज यहाँ से और फिर 1 एक्सचेंज यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए 4 + 3 + 2 + 1 यानी कि यहाँ पे टोटल 10 एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पे 6 एक्सचेंज। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो गया। वो जो हम लोगों ने एक्साइटेशन एनर्जी दिया था उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया और नंबर ऑफ एक्सचेंज बढ़ने से एक्सचेंज एनर्जी बढ़ गया और एक्सचेंज एनर्जी तो रिलीज होता है, यानी कि अब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगा। तो यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा कि एक्साइटेशन जब हम लोगों ने किया तो वहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब हुआ और जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये जो कन्फिग्रेशन का चेंज है ना, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया वो तभी होगा जब रिलीज्ड एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी से ज़्यादा हो, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे एक्साइटेशन में जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है वो अगर कम हो और नंबर ऑफ एक्सचेंज इतना बढ़ जाए कि रिलीज्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो वो प्रोसेस होगा। वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सचेंज एनर्जी इज रिलीज्ड एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि कंडीशन क्या है एक्साइट होने का, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही लिखा हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम विल चेंज इफ एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो कम हो और एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा हो, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब कम हो और एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो, तभी तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। और ये जो क्रोमियम और कॉपर वाला केस था इसमें यही था कि एक्साइटेशन एनर्जी कम था और एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा था। एक्साइटेशन एनर्जी कम इसलिए था क्योंकि 3D और 4s में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, और लेकिन एक्सचेंज में देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज 6 था 3D 4 के केस में, तो 3D 5 के केस में टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 हो गया था। तो एक्सचेंज एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा रिलीज हुआ था और एक्साइटेशन एनर्जी कम था क्योंकि 3D और 4s में एनर्जी डिफरेंस कम है। वही यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस इन 3D एंड 4s, ये वाला रिलेशन आ जाता है कि एक्साइटेशन एनर्जी हमें कम देना पड़ता है और एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाता है, जिसके कारण इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप खुद से करके देख सकते हैं कि इस एक इलेक्ट्रॉन को जब आप एक्साइट करके 3D में भेज दीजिएगा तो वहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन ये जो एनर्जी देना पड़ेगा वो रिलीज्ड एनर्जी से कम होगा। और एनर्जी रिलीज कहाँ से होगा, तो वो एक्सचेंज एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज कर रहे होंगे उससे जो एनर्जी रिलीज होगा वो एक्सचेंज एनर्जी होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 3d4 ना होके 4s1 3d5 होता है और कॉपर का 4s2 3d9 ना होके 4s1 3d10 होता है। अब क्या है कि कहीं टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर पूछे तो हमें बार बार एक्सचेंज काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक फार्मूला है, हम लोग वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एक्सचेंज का फार्मूला है n × n-1 / 2, और यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन। अब इसका क्या मतलब है, इस फार्मूला को जब अप्लाई करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है D5, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एक्सचेंज निकालने का, तो n × n-1 / 2,
और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन। यहाँ देखिए सभी इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन है तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा। और 5 × 5 - 1 यानी कि 4/2, यहाँ 2 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे 10 है और हम लोगों ने जब काउंट किया था तो भी 10 ही आया था। अब देखिए ये जो लाइन है ना, n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम स्पिन, इसका मतलब यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे अगर आपको नंबर ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे देखिए 2 स्पिन है, एक ये और एक ये। तो इस स्पिन का टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है और इस स्पिन का भी टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे स्पिन वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना वो आपस में एक्सचेंज होंगे और ऐसे स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भी आपस में चेंज होंगे, ये इसके साथ एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो पहले इसके लिए नंबर ऑफ एक्सचेंज निकाल लीजिए। तो यहाँ पे n 5 है तो 5 × 4/2 ये हो गए 10। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल लीजिए तो इनके लिए भी 10 आएगा तो 10 + 10, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ एक्सचेंज 10 है, यहाँ नंबर ऑफ एक्सचेंज 20 है। अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज कम है तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी भी कम होगा और यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होगा। और एक्सचेंज एनर्जी होता है रिलीज एनर्जी, यानी कि यहाँ पे रिलीज एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेरिजन टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंस फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, इसमें हम लोगों ने क्रोमियम और कॉपर का एग्जाम्पल लिया था और इनका रीज़न समझा कि ऐसा क्यों होता है। तो इनका रीज़न ये था कि यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाता है और एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना जगह चेंज करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, कुछ काम करते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है। वहीं पे एक्साइटेशन एनर्जी में हम लोग लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से उनको एक्साइट करके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ले जा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों को एनर्जी देना पड़ रहा था। तो इसीलिए जब एनर्जी कम देना होगा और ज़्यादा रिलीज होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। तो इसीलिए वैसा सिस्टम स्टेबल होता था जिसमें एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा और एक्साइटेशन एनर्जी कम होता था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।